प्रिय छात्रों नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल सूरज एजुकेशन पॉइंट में। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग वर्ष 2015 में दोस्तों जो पेपर यूपी बोर्ड का हुआ था सामाजिक विज्ञान का, दोस्तों उसी पेपर को आज हम लोग देखेंगे और दोस्तों साथ ही साथ ना इसका मैं सोल्यूशन पूरा बताऊंगा। ठीक, तो दोस्तों आप लोग इस वीडियो को शुरू से लास्ट तक देख लीजिएगा। और हाँ दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आती हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा भैया। ठीक, चलिए हम शुरू करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हो लिखा हुआ है खंड का यानी बहुपक्षीय प्रश्न है, यहाँ पर हम पढ़ेंगे। देखिए दोस्तों यहाँ पर पहला प्रश्न है हमारा, कह रहा है भारत के उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति करता है। पहला ऑप्शन है दोस्तों उपराष्ट्रपति, दूसरा ऑप्शन है प्रधानमंत्री, तीसरा ऑप्शन है राष्ट्रपति और चौथा ऑप्शन है दोस्तों मुख्य चुनाव आयोग। ठीक, तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है इसका कौन सा है? राष्ट्रपति। ठीक, यानी दोस्तों जो भारत के उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की जो नियुक्ति करता है वो कौन करता है? राष्ट्रपति करता है भैया। ठीक, चलिए दूसरे प्रश्नोत्तर नंबर की ओर बढ़ते हैं। देखिए दोस्तों यहाँ पर लिखा हुआ है, अगला है फ्रांस की क्रांति का तत्कालीन कारण क्या था? पहला ऑप्शन है दोस्तों स्टेटस जनरल का अधिवेशन, दूसरा ऑप्शन है दार्शनिकों की भूमिका और तीसरा ऑप्शन है दोस्तों आर्थिक तंगी और चौथा ऑप्शन है दोस्तों सम्राट की निरंकुशता। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है इसका खंड दूसरा सही है। ठीक, क्योंकि दोस्तों जो फ्रांस की जो क्रांति थी उसका जो तत्कालीन कारण था वो क्या था? दार्शनिकों की भूमिका थी। ठीक भैया, चलिए शुरू करते हैं अगले की ओर, प्रश्न की ओर। देखिए दोस्तों यहाँ पर हमारा तीसरा प्रश्न लिखा हुआ है। दोस्तों लिखा हुआ है कि वर्साय की संधि की गई थी। पहला ऑप्शन है दोस्तों रूस के साथ, दूसरा ऑप्शन है अमेरिका के साथ, तीसरा ऑप्शन है जर्मनी के साथ और चौथा ऑप्शन है इटली के साथ। ठीक, तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है तीसरा सही है, जर्मनी के साथ। ठीक, यानी दोस्तों जो वर्साय की जो संधि की गई थी वो किसके साथ की गई थी? जर्मनी के साथ भैया। ठीक है दोस्तों, चलिए दोस्तों प्रश्न नंबर 4 की ओर बढ़ते हैं। देखिए दोस्तों यहाँ पर लिखा हुआ है अलीगढ़ आंदोलन के प्रवर्तक थे। पहला दोस्तों ऑप्शन है सैयद अहमद बरेलवी और दूसरा ऑप्शन है दोस्तों सर सैयद अहमद खान, तीसरा ऑप्शन है मेरे दोस्तों मिर्जा गुलाम अहमद और चौथा दोस्तों ऑप्शन है मोहम्मद अली जिन्ना। ठीक है दोस्तों, तो इसका जो राइट आंसर है इसका खंड खा सही है। ठीक, यानी दोस्तों जो अलीगढ़ आंदोलन के जो प्रवर्तक थे वो कौन थे? सर सैयद अहमद खान थे। ठीक है दोस्तों, चलिए दोस्तों प्रश्न नंबर अगले की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पर देख सकते हो यहाँ पर लिखा हुआ है पांचवा। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हो लिखा हुआ है भारत की संघीय व्यवस्थापिका का नाम है। तो दोस्तों पहला ऑप्शन है संसद और दूसरा ऑप्शन है लोकसभा, तीसरा ऑप्शन है विधानमंडल और चौथा ऑप्शन है दोस्तों राज्यसभा। ठीक, तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है कौन सा है? पहला ऑप्शन सही है। ठीक है दोस्तों, यानी दोस्तों जो भारत की जो संघीय व्यवस्थिका का जो नाम है वो क्या है? संसद है। ठीक, तो दोस्तों आप इस प्रकार से समझ सकते हो। ठीक है भैया, चलिए दोस्तों अगले प्रश्न उत्तर की ओर बढ़ते हैं, प्रश्नोत्तर नंबर 6 की ओर। देखिए दोस्तों यहाँ पर लिखा हुआ है भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे। ठीक, तो दोस्तों पहला ऑप्शन है डॉक्टर राधा श्री कृष्णन और दूसरा ऑप्शन है दोस्तों डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, तीसरा ऑप्शन है दोस्तों डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, चौथा ऑप्शन है दोस्तों डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा। ठीक, तो दोस्तों जो राइट आंसर है खंड खा सही है। ठीक, यानी दोस्तों जो भारत के जो प्रथम राष्ट्रपति थे ये कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक ठीक, तो ये आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक भैया, चलिए दोस्तों अगले प्रश्नोत्तर के नंबर बढ़ते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों आप देख सकते हो मैं पहुंच गया हूं अति लघु उत्तरीय प्रश्न में। ठीक, तो दोस्तों यहाँ पर हमारा 7वां प्रश्न लिखा हुआ है, कह रहा है कि यूरोप में धर्म सुधार आंदोलन के 2 प्रमुख नेताओं के नाम लिखिए। ठीक, तो दोस्तों पहले जो नेता है वो क्या है? जॉन काल्विन है और दूसरे जो नेता है क्या है? मार्टिन लूथर है। ठीक, तो ये आप लोग ध्यान किया, सॉरी मार्टिन लूथर। ठीक भैया, अगला प्रश्न उत्तर नंबर है दोस्तों लिखा हुआ है फ्रांस की क्रांति में भूमिका निभाने वाले 2 दार्शनिकों के नाम लिखिए। तो दोस्तों पहला दार्शनिक कौन है? रूसो है और दूसरा दार्शनिक कौन है दोस्तों? दूसरा दार्शनिक कौन है? वोल्टेयर है। ठीक, तो ये आप लोग समझ सकते हो। ठीक, चलिए दोस्तों प्रश्न नंबर 9 की ओर बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है भारत की आंतरिक सुरक्षा से संबंधित किन्हीं 2 समस्याओं के नाम लिखिए। ठीक, तो दोस्तों पहला जो सुरक्षा है हमारा वो है क्षेत्रवाद और दूसरा क्या है? आतंकवाद। ठीक भैया, चलिए दोस्तों हम लोग अगले प्रश्नोत्तर नंबर की ओर बढ़ते हैं, लघु उत्तरीय प्रश्न पर पहुंच चुके हैं। ठीक, यहाँ पर हम पढ़ेंगे। देखिए दोस्तों लिखा हुआ है लोक अदालत की मुख्य विशेषताएं लिखिए और दोस्तों 8वां में आप देख रहे हो लिखा हुआ है परिवार न्यायालय के तर्क में अपने तर्क दीजिए। ठीक दोस्तों, तो सबसे पहले हम लोग क्या जानेंगे? लोक अदालत की मुख्य विशेषताएं होती क्या भैया? ठीक है ना, हम लोग इसको जानेंगे। ठीक, चलिए मैं आपको अच्छे तरीके से समझा देता हूं कि लोक अदालत की विशेषताएं होती क्या है। ठीक, तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हो यहाँ पर मैंने अच्छे तरीके से लिखा है और आपको बारीक से बारीक समझाने का प्रयास भी करूंगा। ठीक भैया, यहाँ पर देखिए दोस्तों लिखा हुआ है लोक अदालत की विशेषताएं। ठीक, यानी लोक अदालत की क्या क्या विशेषताएं हैं पहला पढ़ेंगे। देखिए लिखा हुआ है इन अदालतों में मुकदमे का निपटारा आपसी समझौते के आधार पर किया जाता है। यानी दोस्तों जब लोक अदालत में जब लड़ाई झगड़ा हो जाता है आपके गांव में तो क्या होता है? लोक अदालत उसकी क्या करता है? मतलब उसको समझौता कराता है भैया। ठीक, और दूसरा है दोस्तों इसमें वादी और प्रतिवादी अपना वकील नहीं करते। यानी कहने का मतलब दोस्तों जो दोनों दलित होते हैं इसमें क्या होते हैं? ना तो इसमें वकील साथ देते हैं ना दूसरे वकील साथ देते हैं। ठीक, कोई वकील साथ नहीं देता इसमें। ठीक, लोक अदालत में। ठीक, यानी तो लोक अदालत में वकील की
नाम ही नहीं आता है। ठीक, ये दोस्तों जैसे लोक अदालत का मतलब समझिए जैसे आपके गांव में झगड़ा वगड़ा होता होगा तो प्रधान और अन्य लोग आते होंगे, या होते हैं, एक प्रकार से आप लोक अदालत बोल सकते हो उसको। ठीक, तीसरा पढ़ेंगे, यहाँ पर लिखा हुआ है इसमें वैवाहिक, पारिवारिक व सामाजिक झगड़े, किराया, बदखली, वाहनों का चालान तथा बीमा आदि के समान मुकदमे व दोनों पक्षों की समझाकर समझौता कराया जाता है। ठीक, वैसा आप लोग समझ सकते हो कि भैया वैवाहिक झगड़ा होता है, पारिवारिक झगड़ा होता है, सामाजिक झगड़े भी होते हैं, और दोस्तों क्या होता है अनेक वाहनों में बीमा उमा और अनेक चोरी चमारी जो भी होती है आप समझ सकते हैं इसमें लोक अदालत में कि ये समस्याएं होती हैं, यानी ये विशेषताएं पाई जाती हैं। ठीक, चलिए दोस्तों दूसरे नंबर की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पर क्या लिखा हुआ था अथवा में, देखिए यहाँ पर आप देख सकते हो परिवार न्यायालय के पक्ष में अपने तर्क लिखिए। ठीक, तो यहाँ पर मैं आपको समझाने का अच्छा प्रयास करूंगा भैया। यहाँ पर आप देख सकते हो लिखा हुआ है दोस्तों, यहाँ पर आप देख सकते हो मैंने लिखा है परिवार न्यायालय के पक्ष में तर्क। ठीक, यानी दोस्तों क्या होता है तर्क। ठीक, इसको हम पढ़ेंगे। देखिए दोस्तों लिखा हुआ है सरकार ने जनपदीय स्तर पर परिवार न्यायालयों, उपभोक्ता संरक्षण न्यायालयों के साथ ही विशेष महिला अदालतों की स्थापना की व्यवस्था दी। उत्तर प्रदेश 2 अक्टूबर 1986 ईस्वी में परिवार न्यायालय लागू किया गया। ठीक, यानी जो परिवार न्यायालय जो के पक्ष जो तर्क हैं वो क्या कह रहा है कि जो सरकार है, जो सरकार के द्वारा जो ये जिला है हमारा, जो जिला स्तर है, क्या होता है उसमें जो अनेक संरक्षण और न्यायालय के साथ जो महिला होती हैं क्या होती हैं उनको अदालतों की स्थापना दी गई। ठीक, यानी दोस्तों जो उत्तर प्रदेश जो हमारा ये राज्य है ये क्या है, इस जो परिवार न्यायालय के जो पक्ष में जो तर्क है इसका जो लागू कब किया गया दोस्तों 2 अक्टूबर 1986 ईस्वी में परिवार न्यायालय लागू किया गया। ठीक, तो आप इस प्रकार से भैया समझ सकते हो। ठीक भैया, चलिए हम लोग अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो दोस्तों आशा करता हूं कि आप लोग समझ गए होंगे कि परिवार न्यायालय के पक्ष में अपने तर्क क्या होते हैं। ठीक, यानी दोस्तों आपको इतना ध्यान रखना कि परिवार न्यायालय का जो प्रारंभ हुआ था वो कब प्रारंभ हुआ था मेरे दोस्तों, वो प्रारंभ हुआ था 2 अक्टूबर 1986 ईस्वी में। ठीक, तो ये आप लोग विशेष तरीका से ध्यान रखिएगा। ठीक, चलिए दोस्तों हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हो लिखा हुआ है हमारा 11 प्रश्न है भैया। प्रश्न नंबर लिखा हुआ है भारत की विदेश नीति के उद्देश्य बताइए। यहाँ पर अथवा विधि दिया गया है। यहाँ पर लिखा हुआ है राज्यपाल के अधिकारों पर प्रकाश डालिए, 2 उदाहरण दीजिए। ठीक, तो दोस्तों हम लोग सबसे पहले हम लोग क्या जानेंगे कि भैया भारत की विदेश नीति के क्या उद्देश्य है। ठीक, तो यहाँ पर मैं आपको लिखने का प्रयास करूंगा, लिखा हूँ और आपको अच्छे तरीके से समझाऊंगा। देखिए दोस्तों यहाँ पर भारत की विदेश नीति के उद्देश्य कौन कौन से हैं पहले हम लोग थोड़ा सा समझेंगे। देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है असंलग्नता अथवा गुट निरपेक्ष की नीति पहला होता है। यानी दोस्तों जो भारत की विदेश जो नीति होती है इसके क्या उद्देश्य हैं। पहला दोस्तों उद्देश्य होता है असंलग्नता अथवा गुट निरपेक्ष की नीति, दूसरा होता है साम्राज्यवाद और उपनिवेशवाद का विरोध, और तीसरा दोस्तों होता है सभी राष्ट्रों में मैत्री भाव, और चौथा दोस्तों होता है शांतिपूर्ण सा अस्तित्व और पंचशील, पांचवा दोस्तों होता है उद्देश्य विश्व शांति सा अस्तित्व का समर्थन और निस्त्रीकरण का समर्थन, और दोस्तों छठवां होता है रंग भेद का विरोध। ठीक है, यानी दोस्तों जो भारत की जो विदेश नीति है आप इस प्रकार से समझते हो दोस्तों। ये क्या करना है आप लोग थोड़ा थोड़ा इसमें से बिल्कुल इनके जो शब्द हैं इनको आपको अच्छे तरीके से समझना है। इसका अर्थ होता क्या है बिल्कुल दोस्तों आप लोग पेपर में छाप के होगा एक बार समझ लीजिएगा बस भैया। ठीक है ना, चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पर क्या लिखा हुआ था भैया अथवा में लिखा हुआ था राज्यपाल के अधिकारों पर प्रकाश डालिए, और इसके कह रहे हैं कि 2 उदाहरण दीजिए। ठीक, तो यहाँ पर हम लोग पढ़ेंगे कि राज्यपाल के अधिकारों पर क्या प्रकाश डालना चाहिए। ठीक, यहाँ पर देखिए यहाँ पर लिखा हुआ मैंने कुछ पॉइंट लिखा है राज्यपाल के लिए, इनके अधिकार लिखे हैं। देखिए सबसे पहले क्या लिखा है मेरे दोस्तों संविधान के अनुच्छेद 164 फर्स्ट के अनुसार राज्यपाल की नियुक्ति मुख्यमंत्री नियुक्त करता है। कहने का मतलब जो राज्यपाल होते हैं इनका जो नियुक्ति कौन करता है मुख्यमंत्री करते हैं। ठीक भैया, उत्तर प्रदेश के, और दोस्तों अपने अपने राज्य के करते हैं भैया। ठीक, देखिए यहाँ पर दूसरा हम पढ़ेंगे। देखिए दोस्तों लिखा हुआ है आवश्यकता यहाँ पर करने पर विधानसभा को भंग कर सकता है। यानी दोस्तों जो राज्यपाल होता है उसका अगर मन चाहे तो जो आवश्यकता होता है कुछ मतलब लोगों को मतलब कुछ दिलाना है या कुछ और करना है या उनके न्याय को दिलाना है तो ठीक, तो वो अगर वो निपटा नहीं रहे हैं तो वो क्या करता है जितने भी दोस्तों जो विधानसभा होते हैं उनको भी भंग कर सकता है। ठीक, यानी इधर उधर गड़बड़ कर सकता है अगर उसका समझौता नहीं हुआ लोगों के साथ कि लोग उसकी बात मतलब जब लोग उसको आएंगे राज्यपाल के बारे में राज्यपाल बताएंगे तो राज्यपाल अगर उनका न्याय नहीं देगा तो राज्यपाल क्या होगा, राज्यपाल अगर मतलब आप इनसे मतलब जो भी विधानसभा के जितने भी लोग हैं इससे सहायता मांगा गया, अगर ये दोस्तों ये सहायता नहीं करेंगे तो क्या
पर क्या करेगा, इनके दोस्तों उल्टे कामों आपको इनको सबको उलझा देगा। ठीक, तो इसी प्रकार में दोस्तों यहाँ पर आप इसका मतलब समझ सकते हो कि जो दोस्तों आवश्यकता पड़ने पर विधानसभा का क्या करता है, भंग करता है। ठीक, तो इसका मतलब ये हुआ भैया। ठीक है दोस्तों, तीसरे नंबर के और हम पढ़ेंगे। देखिए लिखा हुआ दोस्तों, राज्य सूची के विषयों पर अध्यादेश जारी करता है। यानी दोस्तों जो राज्य की जो सूची होती है क्या आती है, उसका अध्यादेश जारी करता है। यानी दोस्तों कहाँ का क्या होगा, कैसे क्या होगा, सारा काम राज्यपाल भी संभालता है। ठीक, ऐसा नहीं है। अब अगला है हमारा दोस्तों चौथा है, राज्यपाल अन्य अधिकारियों की नियुक्ति करता है। जी हाँ दोस्तों, जो राज्यपाल होते हैं ये क्या होते हैं, जो इनसे छोटे छोटे जो अधिकारी होते हैं इनका भी नियुक्ति करता है। ठीक, यानी दोस्तों उनको काम भी देता है। ठीक, इस प्रकार से आप समझ सकते हो। ठीक, तो दोस्तों आशा करता हूं कि आप लोग समझ गए होंगे। चलिए दोस्तों प्रश्न नंबर 12 की ओर बढ़ते हैं। देखिए दोस्तों यहाँ पर लिखा हुआ है 12 है दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। ठीक, यानी दोस्तों जो 12 प्रश्न है ये का हमारा है दीर्घ उत्तरीय प्रश्न का। ठीक, यहाँ पर लिखा हुआ है दोस्तों, धर्म सुधार आंदोलन के प्रमुख परिणामों की विवेचना कीजिए। ठीक, तो दोस्तों हम लोग इसको पढ़ेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हो मैंने इसका आंसर भी लिखा है, बिल्कुल सटीक तरीके से मेरे दोस्तों समझाऊंगा। तो दोस्तों सबसे पहले हम लोग चलिए पढ़ लेते हैं, धर्म सुधार आंदोलन के प्रमुख परिणामों की विवेचना कीजिए। ठीक दोस्तों, तो यहाँ पर हम विवेचना पढ़ेंगे। देखिए यहाँ पर इसके अंतर्गत मैंने लिखा है कि पुनर्जागरण के परिणाम स्वरूप यूरोप के धर्म के क्षेत्र में क्रांतिकारी परिवर्तन हुए। कहने का मतलब दोस्तों जो धर्म सुधार आंदोलन, यानी दोस्तों धर्म सुधार आंदोलन करना, यानी दोस्तों जो आपके जो धर्म में सुधार हुआ आंदोलन कर कर। ठीक है दोस्तों, तो उसी के बारे में आप लोग बढ़ा चढ़ाकर बिल्कुल आसान तरीके से, जितना आपके मन में डाउट होगा आप लोग दोस्तों बिल्कुल सरल तरीके से लिख कर जाइए, कापी भर दीजिएगा भैया। ठीक, यानी दोस्तों जहाँ धर्म सुधार आ गया या दोस्तों आप लड़ाई झगड़ा कुछ भी लिख कर दोस्तों बिल्कुल आसान तरीके से कापी भर दीजिएगा। और हाँ दोस्तों आप लोग राइटिंग बनाकर भैया लिखना, क्योंकि दोस्तों सामाजिक विज्ञान में राइटिंग का ही नंबर मिलता है। ठीक, तो आप इस प्रकार से समझ लीजिए। चलिए दोस्तों हम लोग इसके क्या जानते हैं कि मतलब यहाँ पर पढ़ लेते हैं एक बार फिर से। यहाँ पर लिखा हुआ है, पुनः जागरण के परिणाम स्वरूप यूरोप के धर्म के क्षेत्र में क्रांतिकारी परिवर्तन हुए। नहीं दोस्तों, जो धर्म सुधार आंदोलन हुआ उसके बारे में क्या हुआ, जो यूरोप के जो धर्म के लोग थे उन्हें क्या हुआ, काफी ज्यादा क्रांतिकारी परिवर्तन भी हुए। ठीक, तो काफी ज्यादा उनके अंदर परिवर्तन हुआ जब धर्म सुधार आंदोलन किया गया तो। ठीक, तो उसे क्या नाम दिया दोस्तों, जिसे धर्म सुधार आंदोलन कहते हैं। ठीक, यानी दोस्तों आप कह सकते हो कि यूरोप के धर्म के क्षेत्र में जो धर्म सुधार आंदोलन हुआ उसके क्या कहेंगे, क्रांतिकारी परिवर्तन है, उसे क्या कहेंगे दोस्तों, धर्म सुधार आंदोलन कहेंगे। ठीक, अब इसके परिणाम हम पढ़ते हैं कि यानी दोस्तों धर्म सुधार आंदोलन के जो प्रमुख परिणाम थे उस क्या थे। ठीक, पहला दोस्तों परिणाम था कैथोलिक धर्म में सुधार, और दूसरा था दोस्तों प्रोटेस्टेंट धर्म का उदय, और तीसरा था दोस्तों शासक वर्ग की शक्ति में वृद्धि, और चौथा दोस्तों था पोप की शक्ति का पतन, और चौथा दोस्तों ऑप्शन था राजकीय शक्ति एवं संपत्ति में वृद्धि, और दोस्तों छठवां था गिरजाघरों में व्याप्त बुराइयों को दूर करने का प्रयास। कहने का मतलब दोस्तों यहाँ पर मैंने तो परिणाम लिख दिया है। देखिए मेरे दोस्तों तो आप जब लिखिए ना, जब क्या करिए आपको लिख लेना होगा। देखिए यहाँ पर सबसे पहले तो आप लोग ये हेडिंग छोड़ लीजिएगा, कैथोलिक धर्म में सुधार। ठीक, तो दोस्तों आपके मन में जो भी जितने भी धर्म के बाद आपको याद होगी ना, आप लोग बिल्कुल लिख दीजिएगा। बिल्कुल दोस्तों ये नहीं सोचिएगा कि हमारा गलत हो जाएगा। ठीक, बिल्कुल दोस्तों आपका एग्जामिनर बिल्कुल पूरा नंबर देगा, ये मेरी गारंटी। क्योंकि दोस्तों मैंने खुद भी ऐसे तमाम प्रश्न हल किए समाज विज्ञान का, काफी ज्यादा मुझे 82 नंबर मिला था भैया। ठीक है ना, सामाजिक विज्ञान में आप सोच सकते हो। ठीक, मुझे भैया ज्यादा भी याद नहीं करता, मैं केवल समझा कर लिखता था और पढ़ लेता था बस। ठीक भैया, तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है अथवा, यानी दोस्तों यहाँ पर इसके नीचे क्या लिखा हुआ है, वुडरो विल्सन के 14 सिद्धांत क्या थे, वर्णन कीजिए। ठीक है दोस्तों, तो इसके बारे में क्या कीजिएगा मैं आपको नहीं बता सकता। ठीक भैया, यानी दोस्तों मैं क्या करूंगा आप लोगों को नहीं बता सकता। ठीक भैया, यहाँ पर आप समझ सकते हो। यहाँ पर इसके नीचे क्या लिखा हुआ है दोस्तों, 13 प्रश्न हम पढ़ेंगे। देखिए दोस्तों इसके नीचे क्या लिखा हुआ है कि भारत के राष्ट्रपति की निर्वाचन पद्धति का नाम लिखिए और इसके प्रमुख कार्यों की विवेचना कीजिए। ठीक, चलिए हम लोग 13वां प्रश्न भैया पढ़ लेते हैं। देखिए दोस्तों यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, आप समझ सकते हो, कह सकते हो कि तो आप समझ सकते हो भैया कि यहाँ पर देख सकते हो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, राष्ट्रपति का निर्वाचन आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली एवं मतगणना एकल संक्रमणीय मत पद्धति के अनुसार होता है। यानी दोस्तों जो राष्ट्रपति का निर्वाचन जो होता है वो क्या होता है, प्रणाली एवं मतगणना एकल संक्रमणीय मत पद्धति के अनुसार होता है। ठीक, तथा इसके प्रमुख कार्यों का क्या है, वर्णन। यानी दोस्तों जो राष्ट्रपति हैं इनके कार्य क्या कौन से, इनके कार्य को हम लोग पढ़ेंगे। ठीक, पहला दोस्तों कार्य है राष्ट्रपति लोकसभा के बहुमत दल के नेता को प्रधानमंत्री नियुक्त करता है। ठीक है दोस्तों, और दोस्तों दूसरा हम पढ़ेंगे कार्य इनके। देखिए दोस्तों दूसरा लिखा हुआ है राष्ट्रपति उच्च एवं उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति करता है। ठीक, और दोस्तों जो तीसरा है यहाँ पर आप देख सकते हो राष्ट्रपति अपने लोगों को कार्य करने के लिए आदेश देता है। ठीक,
वैसे सेवर सी बात है भैया कि राष्ट्रपति सबसे बड़ा होता है, वो लोगों को कार्य देता है, ठीक भैया, कि आप लोग ये कार्य कीजिए। यानी दोस्तों अन्य आप जानते हो भैया, अगर आपको कोई भी अगर चलानी है कार्यवाही या कानूनी व्यवस्था, तो आप उसमें क्या हो, लोगों की जरूरत पड़ेगी, ठीक। तो लोगों को क्या होगा, एक मालिक होगा, तो वही मालिक क्या करेगा, आपको अलग अलग काम देगा, ठीक। या आप वहां जाइए, आप वहां जाइए, तो इसका मतलब आप समझ सकते हो, ठीक भैया। चलिए दोस्तों, हम लोग यहाँ पर देखिए, आप लिखा हुआ है अथवा ना, यहाँ पर क्या लिखा है, राज्यसभा के संगठन एवं कार्यों पर प्रकाश डालिए, ठीक भैया। तो हम लोग राज्यसभा के संगठन एवं कार्य पढ़ेंगे, ठीक। तो यहाँ पर आप देख सकते हो, मैंने यहाँ पर अच्छे तरीके से लिखा है, ठीक। यहाँ पर आप समझ सकते हो, लिखा हुआ है राज्यसभा के संगठन एवं कार्य, ठीक। यहाँ पर देखेंगे लिखा हुआ है राज्यसभा संसद का उच्च सदन है, यानी तो जो राज्यसभा है वो क्या है, संसद का उच्च सदन है, ठीक भैया। यहाँ पर आगे लिखा हुआ है भारत के अनुच्छेद 80 के अनुसार राज्यसभा में अधिकतम, यानी तो जो भारत की जो अनुच्छेद है वो 80 के अनुसार क्या है, राज्यसभा में जो अधिकतम है, यहाँ पर आगे पढ़ेंगे अधिकतम जो संख्या है वो क्या है दोस्तों, 250 हो सकती है, यानी दोस्तों 250 हो सकती है भैया, ठीक। फिर दोस्तों इसके आगे लिखा हुआ है इनमें से 12 सदस्य राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं, यानी जो 250 संख्या होती है, इसमें क्या होते हैं, केवल 12 सदस्य क्या होते हैं, चुने जाते हैं राष्ट्रपति द्वारा, ठीक है दोस्तों। और यहाँ पर दोस्तों इनकी क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए कार्यों का प्रकाश डालना, तो इनकी कार्य हम पढ़ेंगे, ठीक भैया। यहाँ पर दोस्तों पहला कार्य है कि राज्यसभा के सदस्य एवं प्रत्याशी व्यक्ति के लिए अनिवार्य है, यानी दोस्तों जो राज्यसभा है जो इनके सदस्य एवं प्रत्याशी क्या है, इनके व्यक्ति के लिए क्या है, बिल्कुल अनिवार्य है, ठीक। इसका मतलब समझ रहे हो भैया। जैसे में दोस्तों क्या हुआ है, जैसे आप कोई मालिक हो तो क्या होता है दोस्तों, उनके जो कार्य होते हैं, जो उनके प्रत्याशी होते हैं, जो उनके सारे लोग होते हैं, क्या होते हैं, उनका जो कार्य होता है बिल्कुल अनिवार्य होता है कि आपको ये कार्य करना है, ठीक। वही आपको कह रहा हो, ठीक। यहाँ पर दोस्तों दूसरा हम समझेंगे, यहाँ पर लिखा हुआ है दोस्तों वह भारत का क्या होना चाहिए, नागरिक होना चाहिए। और दोस्तों तीसरा है वह कम से कम 30 वर्ष की आयु पूरी कर चुका है, और ठीक है ना दोस्तों। तीसरा है क्या लिखा हुआ है, वह राज्यसभा के पद को संभालने वाला हो, यानी कहने का मतलब क्या हो दोस्तों, जो ये राज्यसभा के जो ये कार्य है, जो राज्यसभा के वो क्या है, वो 30 वर्ष की मतलब उम्र से कम ना हो, ठीक। और दोस्तों वह भारत का नागरिक हो, वह राज्यसभा के पद का संभालने वाला हो, कहने का मतलब वो पागल बौरही ना हो भैया, पढ़ा लिखा हो, ईमानदार हो, ठीक। तो आप इस प्रकार से भैया समझ सकते हो, ठीक भैया। चलिए दोस्तों हम लोग अगले की ओर पढ़ते हैं, प्रश्न नंबर यहाँ पर पढ़ेंगे। तो यहाँ पर दोस्तों आप समझ सकते हो, यहाँ पर मैं आ चुका हूँ मानचित्र पर। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हो, लिखा हुआ है 14 का प्रश्न 1 है, लिखा हुआ है वह स्थान जहां राजा जयचंद राज करते थे। तो भैया मैंने इसको नहीं लिखा, तो आप लोग मुझे कमेंट करके बताइए अगर आपको ये आंसर आ रहा है तो भैया, ठीक है ना। देखिए दूसरा लिखा हुआ है वह स्थान जहां ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का दरगाह स्थित है। तो दोस्तों कहाँ स्थित है ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का दरगाह, अजमेर में भैया स्थित है, ठीक। यहाँ पर तीसरा प्रश्न लिखा हुआ है, तो लिखा हुआ है वह स्थान जहाँ भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन 1850 में हुआ था। तो दोस्तों कहाँ हुआ था, बम्बई में हुआ था, जो कि बम्बई कहाँ है, मुंबई में भी है, ठीक। यानी दोस्तों मुंबई क्या है, कोई पुरानी है कोई नहीं है, ठीक भैया। जैसे दिल्ली हो गई, नई दिल्ली होगी, तो आप समझ सकते हो इस प्रकार से मुंबई और मुंबई में अंतर, ठीक। तो यहाँ पर हम लोग चौथा प्रश्न पढ़ेंगे। यहाँ पर लिखा हुआ दोस्तों वह स्थान जहां सन 1927 ईस्वी में साइमन कमीशन का विरोध प्रस्ताव पारित हुआ था, ठीक। तो दोस्तों कहाँ प्रस्ताव पारित हुआ था, मद्रास में, जो कि जो मद्रास है वहाँ कहाँ पर है, ये चेन्नई पर मद्रास है, ठीक। यहाँ पर हम पांचवा देखेंगे। यहाँ पर लिखा हुआ है दोस्तों, लिखा हुआ कि वह स्थान जहाँ सूर्य मंदिर प्रसिद्ध सूर्य मंदिर स्थित है। तो कहाँ स्थित है दोस्तों प्रसिद्ध सूर्य मंदिर, कोणार्क में स्थित है भैया, ठीक। चलिए दोस्तों हम लोग आगे पढ़ेंगे। यहाँ पर देख सकते हो, जो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या है, इसको मानचित्र में आपको दर्शाना है, ठीक है दोस्तों। यानी कहाँ, यहाँ पर देखिए आपने जैसे यहाँ पर वह स्थान जहाँ ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का दरबार, यहाँ पर क्या है, अजमेर में, ठीक। तो दोस्तों आपको क्या करना है, अजमेर कहाँ होगा, मानचित्र में आपको दर्शाना होगा, ठीक भैया। तो आप इस प्रकार से दर्शा सकते हो, ठीक, यहाँ से देखकर, ठीक। चलिए हम लोग अगला खंड खा की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पर हम खंड खा पहुंच चुके हैं भैया। यहाँ पर लिखा हुआ है पहला प्रश्न है बहुविकल्पी का, यहाँ पर सही देख सकते हो, लिखा हुआ दोस्तों कंचनजंगा की ऊंचाई है, ठीक। तो दोस्तों पहला ऑप्शन है 8598 मीटर, दूसरा ऑप्शन है दोस्तों 7598 मीटर, तीसरा ऑप्शन है 6598 मीटर, और चौथा ऑप्शन दोस्तों 5598 मीटर, ठीक। तो दोस्तों इसमें से दोस्तों जो ये बहुविकल्प दिए गए हैं, इसमें से शायद ये नहीं सही है भैया। जो कंचनजंगा की जो ऊंचाई है भैया ये है, ठीक। यानी दोस्तों 8586 मीटर है, ठीक। आप लोग यानी ऊंचाई इसकी ये है कंचनजंगा की, ठीक, आप समझ सकते हो, ठीक। चलिए दोस्तों हम लोग अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, 16 नंबर की ओर। यहाँ पर लिखा हुआ दोस्तों कपास की खेती के लिए अधिकतम उपयुक्त मिट्टी होती है, ठीक। तो दोस्तों पहला ऑप्शन दिया गया है काली मिट्टी, दूसरा ऑप्शन दिया है पहला ऑप्शन दिया है लाल मिट्टी, दूसरा ऑप्शन दिया है काली मिट्टी, तीसरा ऑप्शन दिया है लेटराइट मिट्टी, और चौथा ऑप्शन दिया है जलोढ़ मिट्टी, ठीक। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है दूसरा है, ठीक। क्योंकि मेरे दोस्तों जो कपास की जो खेती होती है उसके लिए क्या मिट्टी उपयुक्त होती है, तो काली मिट्टी उपयुक्त होती है, ठीक। तो आप लोग समझ सकते हो।
चलिए दोस्तों 17 नंबर पर पढ़ते हैं प्रश्न को। लिखा हुआ दोस्तों, रिहंद बांध परियोजना किस राज्य में स्थित है? पहला ऑप्शन है दोस्तों आंध्र प्रदेश, और दूसरा ऑप्शन है मध्य प्रदेश, और तीसरा ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, और चौथा ऑप्शन है दोस्तों पश्चिम बंगाल। ठीक, तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है कौन सा है? गा वाला, यानी दोस्तों उत्तर प्रदेश है। यानी दोस्तों जो रिहंद बांध परियोजना है ये किस राज्य में स्थित है? उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित है। ठीक भैया, आप लोग ये ध्यान रखिएगा। ठीक, चलिए दोस्तों प्रश्न नंबर 18 की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हो लिखा हुआ है विश्व में सबसे अधिक अभ्रक उत्पादक देश है। पहला ऑप्शन है दोस्तों चीन, दूसरा ऑप्शन है जापान, तीसरा ऑप्शन है अमेरिका, और चौथा ऑप्शन है दोस्तों क्या है? भारत। ठीक, तो दोस्तों कौन सा ऑप्शन है? पहला ऑप्शन, क्योंकि दोस्तों जो विश्व में सबसे अधिक जो अभ्रक उत्पादक देश है कौन है? चीन है। ठीक, तो आप लोग समझ सकते हो। ठीक भैया, चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 19 को। तो यहाँ पर आप देख सकते हो लिखा हुआ है भारत में अब तक कुल कितनी पंचवर्षीय योजना लागू हो चुकी है? ठीक, तो भैया हो सकता है 12 पंचवर्षीय परियोजना लागू हो चुकी है। ठीक, जहां तक मेरा ये अनुमान है कि 12 हो चुकी है। ठीक, तो यहाँ पर आप देख सकते हो लिखा हुआ है दोस्तों 20 नंबर है। यहाँ पर लिखा हुआ है नेपाल नगर निम्नलिखित में से किस उद्योग से संबंधित है? ठीक, तो दोस्तों ये भी मुझे नहीं पता है, जहां तक मेरा ये विचार है क्या है, ये कागज उद्योग से है, लेकिन दोस्तों मैं डाउट भी हूँ कि कौन सा ऑप्शन सही है। ठीक, तो आप लोग अगर आपको पता है तो कमेंट करके तुरंत भैया बता दीजिए मुझे। ठीक है ना। चलिए दोस्तों हम लोग पहुँच चुके हैं अति लघु उत्तरीय पर। ठीक, तो यहाँ पर हम पढ़ेंगे दोस्तों, तो आपको अच्छी तरीके से समझाऊंगा। तो दोस्तों तो वीडियो पर बने रहिएगा, और हाँ दोस्तों आप लोग इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा भैया। ठीक है दोस्तों, चलिए दोस्तों, और चैनल पर नहीं है तो यार सब्सक्राइब कर लीजिएगा भी। ठीक, यहाँ पर लिखा हुआ है 21 प्रश्न है कि आयात एवं निर्यात का अंतर स्पष्ट कीजिए। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर हम लोग पढ़ेंगे आयात और निर्यात होता क्या है। इसके लिए 2 नंबर दिए गए हैं। तो दोस्तों देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है आयात एवं निर्यात में अंतर। ठीक, तो यहाँ पर लिखा हुआ है विदेश से देश के अंदर आने वाली वस्तुओं को आयात एवं देश के बाहर जाने वाली वस्तुओं को क्या कहते हैं? निर्यात कहते हैं। यानी दोस्तों जैसे आप लोग उत्तर प्रदेश में रह रहे हो, तो दोस्तों जो उत्तर प्रदेश के अंदर जो भी सामान आ रहा है, ठीक, उसको क्या कहेंगे? आयात कहेंगे। और दोस्तों जो उत्तर प्रदेश से जो सामान जा रहा है बाहर में, उसको क्या कहेंगे? निर्यात कहेंगे। तो आप इस प्रकार से समझ सकते हो भैया। ठीक, चलिए दोस्तों हम लोग प्रश्न नंबर 22 को और पढ़ते हैं। देखिए दोस्तों यहाँ पर लिखा हुआ है भारतीय वनों के 2 महत्व पर प्रकाश डालिए। तो दोस्तों आप समझ सकते हो कि भारतीय वन से क्या होते हैं? ये जो वन होते हैं क्या होते हैं? हमें भोजन बनाते हैं, यानी दोस्तों वन से हमें क्या होता है? खाना बनाने में सुविधा होता है। ठीक, दूसरा क्या होता है? वन से हमें ऑक्सीजन प्राप्त होता है। ठीक, और दोस्तों तीसरा क्या आपसे कह सकते हो कि घर में प्रयोग किए जाने वाले, जैसे दोस्तों हो गया तखत, मेज, कुर्सी, आप इस प्रकार से लिख सकते हो। ठीक, तो आप लोग ये कर लीजिएगा। ठीक, इंपॉर्टेंट नहीं है। अगला है दोस्तों यहाँ पर 23 नंबर है, लिखा हुआ है किन्हीं 2 धात्विक खनिजों के नाम लिखिए। ठीक, तो दोस्तों किन्हीं 2 धात्विक खनिज के नाम कौन है? यहाँ पर देख सकते हो पहला है खनिज लोहा, और दूसरा है क्या है? तांबा। ठीक भैया, चलिए दोस्तों हम लघु उत्तरीय प्रश्न की ओर पहुंच गए हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है 24 किन्हीं 3 कृषि निविष्टियों का महत्व लिखिए। दोस्तों 24 प्रश्न नंबर है, तो हम लोग इसको पढ़ेंगे भैया। ठीक है दोस्तों, तो चलिए हम जान लेते हैं कि कृषि के 3 निविष्टियां कौन है और उनके महत्व कौन है। ठीक भैया, तो यहाँ पर आप देख सकते हो लिखा हुआ है कि भारत एक कृषि प्रधान देश है जहां के लोगों का मुख्य व्यवसाय कृषि है। तो वैसे आप जान सकते हो कि जो भारत देश है वो क्या है? कृषि प्रधान का देश है। ठीक, यहाँ के जो लोग हैं क्या होते हैं? अधिकतर कृषि कार्य करते हैं। ठीक भैया, यानी खेतों में क्या करते हैं? काम करते हैं। ठीक भैया, फिर आगे लिखा हुआ दोस्तों भूमि निश्चित ही कृषि उत्पादन का एक प्रमुख साधन है, और इसके मुख्य निविष्टियां क्या है दोस्तों? निम्न है। पहला दोस्तों है निविष्टियां स्वयं का श्रम, और दूसरा दोस्तों निविष्टियां है भाड़े का श्रम, और तीसरा निविष्टियां है पशु साधन, और दोस्तों चौथा क्या है? कृषि उपकरण। ठीक, यानी दोस्तों क्या करना है? आपको ये चीज ध्यान रखना होगा कि ये क्या है? कृषि की निविष्टियां है। ठीक, आपको क्या कीजिए? सबसे पहले तो आप लोग स्वयं का श्रम लिख दीजिए। यह दोस्तों आप स्वयं का श्रम का हेडिंग छोड़ना है, फिर उसके अंतर्गत आपको जितने भी मन में अपने घर के अंदर, यानी दोस्तों जो आपके घर के जितनी भी बातें हैं गरीबी से लेकर अमीरी तक, आप लोग बिल्कुल लिख दीजिएगा, छोड़ के आइएगा नहीं। बिल्कुल जो भी आपके दिमाग में जो भी बस जाए भैया तुरंत आपने लिख लीजिएगा, और राइटिंग से लिखिएगा, कट्टा पिट्टा मत कीजिएगा। ठीक, यानी आप काट सकते हो तो यहाँ पर एग्जामिनर आपको नंबर काट भी देगा। ठीक भैया, तो आप लोग समझ सकते हो। ठीक, तो यहाँ पर आप देख सकते हो लिखा हुआ है अगला प्रश्न है कि भैया लिखा हुआ है कि अथवा में लिखा हुआ है कृषि उत्पादकता बढ़ाने के 3 उपाय सुझाइए। यानी 3 उपाय क्या करना है? बताना है। ठीक, तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे कृषि उत्पादकता बढ़ाने के उपाय। ठीक, पहला में तो लिखा हुआ है उपाय खेतों में नवीन एवं कुशल विधियों का प्रयोग करना चाहिए। कहने का मतलब जो खेतों में अगर आप काम करते हैं तो क्या उसकी जैसे आप आलू कुछ भी बोते हैं या कोते हैं तो उसकी कोई विधि होती है भैया। ठीक, तो दोस्तों जैसा आप सुबह उठते हैं, सुबह उठने के बाद क्या होते हैं? सबसे पहले तो आप फ्रेश होते हैं और स्कूल जाते हैं और अन्य काम करते हैं घर का। ठीक, तो ये क्या कहलाता है? विधि
कहलाता है। ठीक उसी प्रकार से दोस्तों जो खेतों में आप लोग काम करते हैं, जो खेतों में काम करते हैं उसका जो नियम होता है सीरियल बाय सीरियल, वो क्या कहलाता है, एक विधि कहलाता है। आप समझ सकते हो इस प्रकार से। और दूसरा दोस्तों उपाय है कृषि उत्पादकता बढ़ाने के कि अच्छे बीजों का प्रयोग करना चाहिए। सही बात है भैया कि अगर बीज अच्छे नहीं होंगे तो कहाँ कृषि में, कहाँ खेतों में अनाज पैदा होगा। ठीक। और तीसरा दोस्तों है समय समय पर पानी बीजों में देना चाहिए। कहने का मतलब दोस्तों अगर आपका जो पेड़ है वो सूखा रहा है, अगर आप इसको पानी नहीं देंगे, खेतों में आपकी पानी की आवश्यकता है, तो अगर आप पानी नहीं देंगे तो कहाँ भैया ज़्यादा अनाज होगा, पैदा होगा। ठीक। और चौथा दोस्तों है अपने खेतों की एवं पेड़ पौधों की क्या करनी चाहिए, देखभाल करनी। कहने का मतलब सही पॉइंट लिखा हुआ है दोस्तों, अपने खेतों क्या चाहिए, हमेशा समय समय पर ध्यान देना चाहिए कि यहाँ पर मतलब पानी की आवश्यकता है कि या इसकी रुंधाई करना है या कुछ भी करना है। ठीक। या इसमें घास वास जाम गए हैं, ठीक, इसको सफाई करना। ठीक। या आप लोग समझ सकते हो ये क्या है, कृषि उत्पादकता बढ़ाने के ये क्या है, उपाय है। ठीक भैया। चलिए दोस्तों हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हो लिखा हुआ है हरित क्रांति की 3 विशेषताएं बताइए। यानी दोस्तों हरित क्रांति की क्या करनी है, 3 आपको विशेषताएं बतानी है। ठीक। तो सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं कि हरित क्रांति किसे कहा जाता है भैया। ठीक है ना। तो यहाँ पर आप देख सकते हो मैंने अच्छे तरीके से लिखा हुआ है, आप लोग ध्यान से पढ़िएगा और समझिएगा। यहाँ पर लिखा हुआ है मैंने कि हरित क्रांति का आशय कृषि में वैज्ञानिक तकनीकी का प्रयोग करके उन्नत एवं प्रमाणिक बीज तथा रासायनिक खादों का प्रयोग करके बहुफसली प्रणाली को अपनाकर तथा सिंचाई के साधनों का विकास करके पैदावार में अभूतपूर्व वृद्धि करना है। इसके क्या कहलाता है, हरित क्रांति। हरित क्रांति के मतलब समझ लीजिए आम भाषा में, जिसमें दोस्तों जैसे पुरानियाँ आप लोग समझे होंगे कि पुरानी जो व्यक्ति थे, पुराने किस्म के जो लोग थे क्या करते थे, वो मतलब बहुत मेहनत करते थे खेतों में। ठीक। और वो समय समय पर क्या करते थे, अपने खेत को अच्छी तरह से देखभाल करते थे, चारों वारी रुंधाई करते थे। ठीक। तो वही मैंने क्या होता कि जो काफ़ी ज़्यादा आपके घरों में अनाज पैदा होता है, और दोस्तों उस अनाज जब पैदा होता है तो उसके लिए उसमें खादों वादों की ज़रूरत होती है। ठीक। तो क्या करते हैं, घर के जो गाय भैंस होते हैं वो क्या करते हैं, उसमें गोबर नहाते थे। ठीक। पहले जो पुराने के लोग थे जमाने के, तो क्या करते थे उससे जो काफ़ी जो मतलब अनाज पैदा होता था, तो क्या करते थे, वही क्या कहलाती है भैया, हरित क्रांति कहलाती है। आप इस प्रकार से समझ सकते हो। ठीक भैया। चलिए दोस्तों हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों आगे क्या लिखा हुआ है कि विशेषताएं लिखा हुआ ना, ये तो रही बात कि हरित क्रांति क्या है मैंने बताया। ठीक। तो हम लोग विशेषताएं पढ़ेंगे भैया। ठीक। तो यहाँ पर मैंने पहले विशेषताएं लिखी हैं कि उन्नत किस्म के बीजों का प्रयोग, और दूसरा दोस्तों लिखा है बहुफसली कार्यक्रमों का विस्तार, और तीसरा लिखा है दोस्तों विशेषताएं वैज्ञानिक तकनीक का प्रयोग। ठीक। तो आप समझ सकते हो भैया कि हरित क्रांति की विशेषताएं क्या हो सकती हैं। दोस्तों क्या होते हैं, उन्नत बीज, यानी दोस्तों बीज अच्छे होने चाहिए, और फसलों को क्या होना चाहिए, यानी दोस्तों जो फसल की जो कार्यक्रम है, यानी दोस्तों जो फसली है इनको कब बोना चाहिए, इनका क्या क्रम है, इनको कैसे बोना चाहिए, सीरियल में, आसन में, इनके महीने भी होते हैं। तो आप लोग इस समझ सकते हो कि बहुफसली कार्यक्रम ये विस्तार कहलाता है। ठीक। और वैज्ञानिक तकनीक का प्रयोग, आप लोग किस वैज्ञानिक तकनीक से बोल रहे हो, यानी दोस्तों जैसे आप आलू कोई मेड़ीदार बोलता है, ठीक, कोई पट्टेदार बोलता है। ठीक। उसी प्रकार से आप समझ सकते हो कि ये क्या है, विशेषताएं हैं हरित क्रांति की। ठीक भैया। तो आशा करता हूँ कि आप लोग समझ गए होंगे हरित क्रांति होता क्या है। ठीक। अब हम लोग को क्या करेंगे, ऑपरेशन फ्लड पढ़ेंगे। यहाँ पर अथवा दिया है ना, तो ऑपरेशन फ्लड हम पढ़ेंगे। ठीक भैया। तो यहाँ पर आप समझ सकते हो लिखा हुआ है, प्रश्न पहले समझ लीजिए, लिखा हुआ है ऑपरेशन फ्लड का क्या कार्य है, इसके 2 लाभ बताइए। यानी आपको लाभ भी बताना है, ऑपरेशन फ्लड क्या है इसको विस्तार से भी लिखना है। ठीक भैया। तो यहाँ पर हम देख लेंगे ऑपरेशन फ्लड क्या है। लिखा हुआ है तो ऑपरेशन फ्लड से तात्पर्य दुग्ध दुहना एवं पशुचारों की अच्छी तरह से देखभाल करना ऑपरेशन फ्लड कहलाता है। कहने का मतलब जो ऑपरेशन फ्लड से जो तात्पर्य हो क्या है, दुग्ध दोहना एवं पशुचारों को क्या करना है, अच्छी तरह से देखभाल करना है, वो क्या कहलाता है, ऑपरेशन फ्लड कहलाता है। ठीक भैया। फिर आगे लिखा हुआ है ऑपरेशन फल से लोगों की अधिक सुविधाएं हो गई है। हाँ सेवा सी बात है भैया कि ऑपरेशन जो फ्लड है जब ये आया तो लोगों की क्या हुई, अच्छी सुविधाएं हो गई। ठीक दोस्तों, सुविधाएं का मतलब क्या हुआ, वो खेतों कार्यों में ऑपरेशन फ्लड के क्या हुए, जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है कि खेतों कार्यों में ऑपरेशन फ्लड का कार्य जैसे गोबर एवं कीटनाशक दवाओं से होता है। ठीक है। कहने का मतलब जब वो गाय मतलब आपके घर में आई तो क्या हुआ, उससे दोस्तों क्या हुआ, गोबर मतलब प्राप्त हुआ कि नहीं प्राप्त हुआ, तो वही क्या हुआ, गोबर आप अपने खेत में छीटेंगे। तो आप इस प्रकार से समझ सकते हो कि ऑपरेशन फ्लड के काफी ज्यादा ये लाभ हैं। ठीक। तो यहाँ पर हम लाभ पढ़ लेते हैं। देखिए सबसे पहले लाभ पढ़ेंगे ऑपरेशन फ्लड से। यहाँ पर दोस्तों लिखा हुआ है कि दूध उत्पादन में वृद्धि, सेवा सी बात है भैया कि ऑपरेशन फ्लड के हैं तो क्या होती है, सबसे पहले तो क्या होगा, दूध उत्पादन में वृद्धि होगी। ठीक। और दूसरा क्या है, ग्रामीण
क्षेत्रों की आय में वृद्धि होगी। कहने का मतलब क्या हो गया, जब भैया जैसे आप लोग कोई गाय वाय रखे होगे, तो जैसे आपके घर में कोई अगर गाय का व्यवसाय करता है, यानी दोस्तों दुग्ध का, ठीक, तो उसके घर में कई गाय होते हैं, ठीक, तो उससे क्या होता है, उनका जो आमदनी, जो पैसा मिलता है, आमदनी आप सब बोल सकते हो आम भाषा में, तो उसको क्या कहते हैं कि आय में वृद्धि करना है, ठीक। और दोस्तों तीसरा है लाभ, उपभोक्ताओं के उचित दाम पर दूध मिलना। हाँ भैया, अगर आपके मतलब ज़्यादा मतलब जैसे आपके गांव में क्या है, एक ही गाय है, ठीक, तो आप लोग उनके घर में अगर जाओगे दूध लेने, तो कहाँ वहाँ वो आपको क्या करेंगे, बहुत महंगा देंगे, ठीक है। तो वही लिखा हुआ है यहाँ पर कि उपभोक्ताओं को उचित दाम पर दूध मिल जाता है, ठीक। और यहाँ पर चौथा लिखा हुआ है कि लोगों की शारीरिक में वृद्धि। सेवर सी बात है भैया कि जब दूध व्यक्ति पिएता है तो क्या होता है, उसका शारीरिक एवं मानसिक वृद्धि भी होता है, ठीक। ये तो उसका पूर्ण रूप से दिमाग भी काम करने लगता है, मस्तिष्क भी काम करने लगता है, ठीक। तो दोस्तों आप समझ सकते हो कि यहाँ पर मैंने ऑपरेशन फ्लड का पूर्ण रूप से विस्तार बताया और क्या लाभ होते हैं इसको भी मैंने बताया, ठीक भैया। तो यहाँ पर आप समझ सकते हो, लिखा हुआ मेरे दोस्तों। अगला है दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है भैया, ठीक, हम लोग इसको बारे में पढ़ेंगे। लिखा हुआ है दोस्तों, प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष करों में अंतर बताइए, प्रत्यक्ष कर के 3 स्रोत बताइए, ठीक। तो आप लोग समझ सकते हो, यहाँ पर देखिए आधा आधा, 1 नंबर, 2 नंबर, 3, 4 नंबर का पूछा गया है। तो मैं आपको इसको विस्तार से बताऊंगा भैया, ठीक। तो आप लोग इस वीडियो को देख लीजिएगा, ठीक। चलिए हम लोग प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष कर पढ़ते हैं, फिर उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा कि इसके स्रोत कौन है, ठीक भैया। इसके स्रोत कौन है। हाँ भैया, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर मैंने अच्छे तरीके से मैंने बुक लिस्ट लिया है। यहाँ पर देखिए मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है प्रत्यक्ष कर और अप्रत्यक्ष, यहाँ पर लिखा हुआ है भैया, ठीक है ना। यहाँ पर एक तरफ आप प्रत्यक्ष कर लिख दीजिए और दूसरी तरफ क्या लिख दीजिए, अप्रत्यक्ष कर लिख दीजिए, ठीक। प्रत्यक्ष कर क्या होता है समझ लीजिए, प्रत्यक्ष कर का दबाव उसी व्यक्ति पर होता है जिस पर ये कर लगाए जाते हैं, ठीक। यानी दोस्तों जो प्रत्यक्ष कर होता है, प्रत्यक्ष कर का मतलब क्या होता है, जो व्यक्ति मतलब उसी व्यक्ति को पर यह कर लगाया जाता है, ठीक। अभी आगे हम पढ़ेंगे किस लिए लगाया जाता है, ठीक। यहाँ पर लिखा है अप्रत्यक्ष कर, इसके बारे में पढ़ेंगे। लिखा हुआ है दोस्तों, अप्रत्यक्ष कर का दबाव एक व्यक्ति तथा दूसरे भार दूसरे पर पड़ता है, ठीक। कहने का मतलब क्या लिखा हुआ है, अप्रत्यक्ष कर का दबाव एक व्यक्ति पर तथा भार दूसरे पर पड़ता है, ठीक। यानी दोस्तों आप कुछ भी समझ सकते हो भैया, ठीक। यहाँ पर दूसरा हम अंतर पढ़ेंगे, प्रत्यक्ष कर में लिखेंगे। लिखा हुआ है दोस्तों, प्रत्यक्ष कर न्याय संगत होते हैं। कहने का मतलब जो प्रत्यक्ष कर होता है वो क्या होता है, बिल्कुल दोस्तों उसका न्याय किया जाता है प्रत्यक्ष कर में, ठीक। और दोस्तों क्या होता है कि जो अप्रत्यक्ष कर होते हैं इसमें न्याय नहीं होता है, ठीक। कहने का मतलब दोस्तों जो प्रत्यक्ष कर होते हैं ये सरकारी होता है, अप्रत्यक्ष कर क्या होता है, प्राइवेट होता है। जैसे दोस्तों प्रत्यक्ष कर मतलब समझो कई लोगों की जो क्या होगी, जो पूंजी इकट्ठा होगी, ठीक। दोस्तों उससे क्या होते हैं, अगर उन सरकारी जो होता है, ठीक, तो जमा करते हैं, अगर पैसा उनको नहीं मिला तो आप क्या करते हैं, वो आप कंप्लेन भी कर सकते हैं पुलिस को, ठीक। लेकिन दोस्तों जो अप्रत्यक्ष कर होता है, जैसे जो ये प्राइवेट होता है ना, तो आप लोग कैसे भैया, वो प्राइवेट आप कुछ भी कर दो, इसमें ज़्यादा सुनवाई नहीं होगी, ठीक। वो क्या करेगा, वो बंदा पुलिस को पैसा देगा तो कहाँ उसका काम होगा, ठीक। तो आप इस प्रकार से समझ सकते हो। तीसरा लिखा हुआ है दोस्तों, प्रत्यक्ष करों में निश्चिंतता का गुण पाया जाता है, ठीक। सवाल सी बात है कि भैया जब इसमें पुलिस है तो गुण भी पाया जाता होगा, और इसमें क्या होगा, इसमें अनिश्चित गुण पाए जाते हैं, इसमें कोई भैया साधन नहीं होता तो कहाँ से गुण पाया जाएगा, इसका कोई मान ही नहीं होगा अप्रत्यक्ष कर, ठीक। और चौथा दोस्तों, इन करों का भुगतान करदाता सीधे राजकोष में जमा करता है। कहने का मतलब दोस्तों जो ये प्रत्यक्ष कर होते हैं इनका जो भुगतान करता है क्या होता है, सीधे दोस्तों राजकोष में जमा कराता है, यानी किया जाता है, ठीक। और यहाँ पर क्या होता है, लिखा हुआ दोस्तों, ये कर वस्तुओं पर लगाए जाते हैं अतः उनका भुगतान सीधे राजकोष में नहीं हो पाता, ठीक। तो यहाँ पर इसका विपरीत है भैया लिखा हुआ है, ठीक, आप समझ सकते हो। और दोस्तों रही बात इसकी, देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, इसकी बात स्रोत लिखी हुई ना, तो आप लोग समझ सकते हो कि मैंने क्या क्या पढ़ा, इसके बारे में आपके अंदर जो मस्तिष्क में जो विचार हैं आप लोग अपना विचार स्रोत में लिख सकते हो, प्रस्तुत कर सकते हो भैया, ठीक है दोस्तों। चलिए हम दोस्तों राज्य सरकार के आय में इसके स्रोत के बारे में हम पढ़ लेते हैं और आपको अच्छे तरीके से भैया पढ़ाएंगे, ठीक भैया, यानी हम आपको अच्छे तरीके से समझाएंगे, ठीक। तो यहाँ पर आप देख सकते हो, मैं आपको पूरा टाइम नहीं लूंगा, इस समय आखिरी पंक्ति है भैया, आप लोग पढ़ लीजिएगा। लिखा हुआ दोस्तों, राज्य सरकार की क्या लिखा हुआ है, ये 8 है भैया, ठीक। क्या लिखा हुआ है आप समझ सकते हो, आय लिखा हुआ है, ठीक। आय के 3 स्रोतों एवं व्यय के 3 मदों का विस्तृत वर्णन कीजिए, ठीक। तो आप समझ सकते हो, यहाँ पर मैं आपको पूरा नहीं पढ़ूंगा भैया, आप केवल ये हेडिंग याद कर लीजिएगा भैया, ये हेडिंग जो है आप लोग समझ लीजिएगा और इसको एक बार पढ़ लीजिएगा भैया अपनी किताब में से टिक लगा कर भैया, ठीक। यहाँ पर लिखा हुआ दोस्तों, भूमि कर या
मालगुजारी, और दूसरा है दोस्तों कृषि आय कर, और तीसरा है राज्य उत्पादन कर, और चौथा है व्यापार कर, और पांचवा है स्टाम्प शुल्क, और छठवां दोस्तों वनों से आय। ठीक, तो आप इस प्रकार से समझ सकते हो ये क्या है, राज्य सरकार के क्या है, ये स्रोत हैं। ठीक, और दोस्तों आगे लिखा हुआ है इसमें भी है, आप समझ सकते हो, जो भी आपको अच्छा लगे उसको आप पढ़ लीजिएगा। लिखा हुआ है 7वां मनोरंजन कर, और 8वां क्या है सिंचाई, और 9वां क्या है भैया सड़क तथा जल परिवहन, और 10वां क्या है लॉटरी टिकटों की बिक्री, और 11वां क्या है भैया केंद्रीय सहायता। ठीक, और आप इस प्रकार से समझ सकते हो भैया, ये इतना है तो आप लोग बना बना कर भैया इसके अंतर्गत लिख लीजिएगा। ठीक, चलिए हम लोग अगली की ओर पढ़ते हैं। दोस्तों यहाँ पर पहुँच चुके हैं प्रश्न नंबर 27 पर। ठीक, यहाँ पर हम पढ़ेंगे दोस्तों, लिखा हुआ है कि भारत में जनसंख्या वृद्धि के 6 कारणों की विवेचना कीजिए। यानी दोस्तों जो भारत की जो जनसंख्या है वो किस कारण वृद्धि हो रही है, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ठीक, विस्तार से पढ़ेंगे तो आप लोग समझ सकते हो, केवल भैया इसको समझना होता है, आप लोग अच्छे तरीके से बनाकर लिख सकते हो। ठीक, अपने हिसाब से। ठीक, तो यहाँ पर आप देख सकते हो लिखा हुआ है भारत में जनसंख्या वृद्धि के कारण, और यहाँ पर क्या लिखा हुआ है भारत में जनसंख्या वृद्धि पर नियंत्रण। ठीक, यानी दोस्तों यहाँ पर क्या करना है आप समझ सकते हो, यहाँ पर जनसंख्या में वृद्धि पूछा गया है और जनसंख्या में नियंत्रण। ठीक, तो इसको हम अच्छे तरीके से आप लोग को समझाएंगे। ठीक भैया, तो यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है कि भारत में जनसंख्या की वृद्धि के निम्न कारण हैं। पहला दोस्तों क्या है जन्म दर। ठीक, इसके थोड़ा सा हम इसके अंतर्गत पढ़ लेते हैं। लिखा हुआ है प्रति 1000 जनसंख्या पर जन्म लेने वाले बच्चों की जनसंख्या को जन्म दर कहते हैं। कहने का मतलब प्रति 1000 जनसंख्या पर जन्म देने वाले बच्चों की जनसंख्या को क्या कहते हैं, जन्म दर कहते हैं। ठीक, तो आप इस प्रकार से कुछ भी समझ सकते हो कि जन्म दर का मतलब क्या होता है, आम भाषा में समझकर आप लोग इसको पढ़ लीजिए। ठीक, यानी दोस्तों आपसे जो भी एजेड हैं आप लोग उनसे पूछ लीजिएगा आप लोग इसके अंतर्गत कैसे लिखना है। यानी आप कुछ भी नहीं, आपके अंदर में जो भी जन्म दर के प्रति ख्याल आए, आपके विचार आए, आप उसको लिख लीजिएगा, प्रस्तुत कर लीजिएगा। ठीक, और दूसरा है क्या भैया है मृत्यु दर है। ठीक, तो इसके बारे में पढ़ेंगे। यहाँ पर लिखा हुआ है थोड़ा सा पढ़ेंगे भैया, प्रति 1000 जनसंख्या पर जन्म लेकर अपना जीवन यापन करने के बाद मृत्यु प्राप्त करने वाले व्यक्तियों से है। कहने का मतलब जो मृत्यु दर है क्या लिखा हुआ है, प्रति 1000 जनसंख्या पर जन्म लेकर अपनी जीवन यापन करने के बाद मृत्यु प्राप्त करने वाले व्यक्ति को क्या कहा जाता है भैया, मृत्यु दर कहा जाता है। ठीक, आप इस प्रकार समझ सकते हैं। और तीसरा क्या है भैया आयु संरचना है। ठीक, और चौथा क्या है जलवायु है, अशिक्षा है, और विवाह का अनिवार्यता है। कहने का मतलब दोस्तों भारत में जनसंख्या वृद्धि के कारण इसका मतलब क्या होता है समझ लीजिए, जैसे दोस्तों कम उम्र में विवाह कर देना। ठीक, और मतलब अशिक्षा मतलब उनको कुछ भी शिक्षा के प्रति ज्ञान न होना। और दोस्तों आप समझ सकते हो कि जो हमारी भारत देश है क्या है, यहाँ की जलवायु भैया गर्म है, तो इसलिए यहाँ पर अधिकतर जनसंख्या वृद्धि के कारण भी बन सकता है। ठीक, और दोस्तों आयु संरचना इसका मतलब क्या होता है कि दोस्तों जब लोगों की जो शादी ब्याह होता है इनका क्या होता है, एक आयु में क्या होता है, इनको दोस्तों एक निर्धारित किया जाए कि इतने उम्र में इनकी शादी करानी जा सकती है। ठीक, इसके नीचे नहीं। ठीक, तो आप इस बात समझ सकते हो कि जनसंख्या वृद्धि में के कारण को रोका जा सकता है। ठीक, हम लोग नियंत्रण के बारे में पढ़ेंगे। भारत में जनसंख्या वृद्धि पर नियंत्रण के उपाय। तो दोस्तों यहाँ पर आप समझ सकते हो लिखा हुआ है, थोड़ा सा हम पढ़ेंगे और आपको अच्छे तरीके से समझाने का प्रयास करेंगे। यहाँ पर सबसे पहले आप लोग समझ लीजिए थोड़ा कि जनसंख्या नियंत्रण किसे कहा जाता है। लिखा हुआ है भारत में शिक्षा का प्रसार करना चाहिए क्योंकि शिक्षित व्यक्तियों का दृष्टिकोण विस्तृत होता है। शिक्षित व्यक्ति धार्मिक अंधविश्वासों और रूढ़ियों को त्याग कर परिवार नियोजन को अपनाते हैं। ठीक, तो आप लोग समझ सकते हो। चलिए हम लोग इसको पढ़ेंगे कि कैसे रोका जा सकता है। ठीक भैया, चलिए हम यहाँ पर हम समझ लेते हैं। देखिए दोस्तों लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है यहाँ पर हम पढ़ेंगे। लिखा हुआ है कि भारत में विवाह की उम्र 21 से बढ़ाकर 24 वर्ष कर देना चाहिए। हाँ भैया सेवा सी बात है। ठीक, तो इससे क्या होगा, हमारी जनसंख्या में मतलब नियंत्रण होगा। ठीक है ना। और दूसरा क्या है दोस्तों, परिवार का राष्ट्रीय मानदंड 2 बच्चों का होना चाहिए जिसका सरकार को कड़ाई से पालन करना चाहिए। कहने का मतलब दोस्तों अगर आपके परिवार में कई मतलब अगर जैसे कोई जैसे इस समय क्या हो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान चला हुआ है। ठीक, तो उसी प्रकार से आप समझ सकते हो कोई अगर लगा दिया जाए नियम कि मतलब इससे मतलब जैसे 2 लड़के हैं, 2 लड़के से ज़्यादा अगर लड़का कोई ही जाता है तो फिर क्या होता है उनको सरकार कोई भी मतलब आप समझते हो तो उनका दंड दिया जा सकता है। तो आप इस प्रकार से समझ सकते हो कि जनसंख्या में नियंत्रण हो सकता है भैया। ठीक, यानी जनसंख्या में रोक लगाया जा सकता है। ठीक, और दोस्तों चौथा पॉइंट है यहाँ पर पढ़ेंगे कि देश की कृषि एवं औद्योगिक उत्पादक में वृद्धि करना जिससे राष्ट्रीय उत्पादक में वृद्धि हो। और आगे लिखा हुआ है प्रति व्यक्ति आय में बढ़े और लोगों के भौतिक सुख की तरह आकर्षित होते हैं। ठीक, तो आप इस प्रकार से समझ सकते हो। फिर लिखा हुआ है दोस्तों कानून बनाकर अपराधियों और वांछित व्यक्तियों का बंधीकरण कर देना चाहिए। ठीक, तो आप इस प्रकार समझ सकते हो।
ठीक। यानी दोस्तों आपके मन में जो भी विचार आए जनसंख्या के मतलब घटाने के उपाय यानी नियंत्रण के उपाय, ठीक, आप इस प्रकार सकते हो कि नशीली दवाओं का मतलब दवाओं का भी प्रयोग कर सकते हो, ठीक। तो और अन्य ऐसे मतलब जो भी दवाएं हैं या ठीक, और यहाँ पर समझ सकते हो कि निःशुल्क दवाइयाँ यानी दोस्तों जिसके घर में कम जनसंख्या होगी उनको निःशुल्क दवाइयाँ होगी, ठीक, और उनको अच्छे तरीके से शिक्षा का व्यवस्था कराया जाएगा, ठीक। यानी दोस्तों कम अगर आपके घर में व्यक्ति हैं तो उनका क्या होता है, शारीरिक व्यवस्था पूर्ण से उनके जीवन में बिल्कुल उज्जवल होता है, ठीक। तो इस प्रकार से आप समझ सकते हो भैया, ठीक। तो आप लोग के अंदर में आपको जितने भी विचार हैं दोस्तों भारतीय जनसंख्या के नियंत्रण एवं वृद्धि में, आप लोग आसान तरीके से लिख दीजिएगा, ठीक। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हो अगला हमारा है मानचित्र। तो यहाँ पर मैं आपको नहीं पढ़ूंगा, तो यहाँ पर मैं थोड़ा सा पढ़ दे रहा हूँ। देखिए दोस्तों लिखा हुआ है कि कावेरी नदी की समुद्र में गिरती है, तो भैया कावेरी जो नदी होती है बंगाल की खाड़ी नदी में गिरती है, ठीक। और यहाँ पर लिखा हुआ है चाय उत्पादक एक राज्य का नाम बताइए, ठीक। तो दोस्तों चाय उत्पादक का एक राज्य का नाम है असम है, ठीक। तो आप इसका समझ सकते हो। और दोस्तों छत्तीसगढ़ की राजधानी क्या है, रायपुर है, ठीक। तो आप ये भी समझ सकते हो। और दोस्तों सतपुड़ा किन दो नदियों के मध्य स्थित है, पहला नदी है दोस्तों नर्मदा और ताप्ती है, ठीक। यानी दोस्तों इन नदियों के बीच में क्या है, सतपुड़ा नदी स्थित है, ठीक। और यहाँ पर क्या है, भारत के किसी एक आणविक केंद्र का नाम लिखिए। तो क्या है दोस्तों आणविक केंद्र का नाम तारापुर है, ठीक। तो दोस्तों आप इस प्रकार से समझ सकते हो, ठीक। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में मैंने 2015 में दोस्तों जो सामाजिक विज्ञान का पेपर हुआ था पूरा इसका दोस्तों सोल्यूशन बताया है। और हाँ दोस्तों अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, और हाँ दोस्तों अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा, ठीक। तो चलिए दोस्तों फिर मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।